अपनी नाकाम नीतियों से घर और बाहर दोनों ही जगह घिरते जा रहे हैं। टैरिफ वाली धौंस और मनमाने फैसलों पर उनका ग्लोबल विरोध अब लोकल लेवल पर भी खुलकर हो रहा है। भूल गए कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा आदमी है जो सिर्फ अपने भले की सोचता है, अमेरिका भाड़ में जाए। और रो खन्ना भी आज की तारीख में वही कह रहे हैं जो बहुत अमेरिकन एनालिस्ट और अमेरिकन मीडिया वाले कह रहे हैं कि यार 25 साल लग गए इस रिश्ते को लाइन पे लाते लाते, तुमने तो कबाड़ मचा दिया पूरा, तुमने पूरा मामला खत्म कर दिया। ठीक है, वो इंडिया को एज ए लेबर मार्केट समझते हैं और दैट इज वेयर दे थिंक कि ये हमारे लिए एक एसेट है। एक तरफ वो समझते हैं कि जनाब ये हमारे लिए लेबर मार्केट है, और दूसरी तरफ वो क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि ये एक एसेट है, जिस एसेट को हमें इस्तेमाल करना। तो जी बहुत बेइज्जती हो जाएगी होती रहती, लेकिन और बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, हमारी तो मतलब नाक कान सभी कुछ कट जाएगा, मतलब हमारी तो शदीद बेइज्जती हो जाएगी। ये और बातें कि हम लोग फील नहीं करते, इसलिए कि कहा यह जाता है कि बेइज्जती उतनी ही होती है जितनी महसूस की जाए, और हम लोग महसूस ही नहीं करते। यही वजह है कि अगर हमें बेइज्जती महसूस हो रही होती। अब वो कह रहे हैं कि तुम कितना भी अफसोस करो यार, ये दोबारा लाइन पे आना नामुमकिन के बराबर है। It's going to be very, very, very difficult to get India on the US side again. इसने काफी काम किया, तो ये समझते हैं कि हमारा बेसिकली काफी नुकसान हुआ है। हमने जो इंडिया के ऊपर काम किया था उसका हमें नुकसान हुआ। दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग एंड सेइंग एंड टॉकिंग, यू नो, ये एक चीज को सोच रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी इट इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रम्प, इट्स ओवरऑल। और उसके बाद भी हम कहते हैं नहीं जी हजरत कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हम लोग तो बिल्कुल मासूम लोग हैं, हमारे तो जगह चेहरे से मासूमियत टपक रही है, टप टप टप। लेकिन बात सारी है कि हम तो कुछ मानते ही नहीं है, और अगर हमें वाकई में कोई शर्म आती, कोई एम्बैरेसमेंट फील होती, तो हमें तो 4 बार FATF में डाला। वो कोई हमें कोई बिरयानी बनाने के लिए तो नहीं डाला गया होगा, ठीक है ना। 4 बार FATF में हम गए, लेकिन हमने अभी तक भारत को FATF में नहीं जाते हुए देखा, या किसी और कंट्री को। हाँ, हमारे साथ UAE जरूर गया था, अब UAE जो है वो हमसे बदले निकाल रहे हैं। तो हमें अब एक, जैसे मोदी जी ने बोला था, वी आर अ स्प्रिंग बोर्ड, जो हमारे साथ लगेगा वो अब राइज करेगा। यानी कि अब हम कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करते जा रहे हैं, बेशक कोई चाइना हो या कोई और हो, और स्प्रिंग बोर्ड बन रहे हैं हम लोग कि ग्लोबल साउथ की अगर मार्केट चाहिए तो भारत के थ्रू अब जा सकते हैं। भारत की अप्रोच फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, मिलिट्री कैपेबिलिटी हमने दिखा दी, हमारा इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स पूरे दुनिया के साथ हैं, मल्टीपल रीजन्स में हम काम करते हैं, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमने छोड़ी नहीं है। अमेरिका ने जितना मर्जी प्रेशर दिया हमें फर्क नहीं पड़ता, इसलिए चाइना आपकी तरफ आ रहा है। अब अगले जो 2 हफ्ते हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में जैसे पेंटागन को तैयार किया गया है SCO की मीटिंग के बाद कि ये अलायंस रशिया का और चाइना का ये नहीं होना चाहिए, ये तोड़ना चाहिए। अगले 2 हफ्ते में पुतिन क्या करेंगे? यूक्रेन वॉर की नेगोशिएशंस दोबारा शुरू हो गई हैं, और पुतिन ने सजेस्ट भी किया है कि प्रोग्रेस हो रही है यूक्रेन की नेगोशिएशंस के ऊपर ऑन बिहाफ ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। यानी कि कहीं ना कहीं पुतिन का झुकाव अमेरिका की तरफ बढ़ता जा रहा है, एंड अमेरिका भी यही चाहता है कि किसी तरीके से चाइना और भारत इकट्ठे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, रशिया बीच में जुड़ना नहीं चाहिए। ये डेवलपमेंट्स वो हैं जो हमारे लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रही हैं और चैलेंजेस भी क्रिएट कर रही हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी में। मुझे ये डर नहीं है कि हम इसमें सही काम करेंगे नहीं, क्योंकि जयशंकर जी बैठे हैं, ऊपर से मोदी जी हैं। की क्वेश्चन ये है कि क्या हम फ्लेक्सिबल हैं? यस, द आंसर इज हमारे पास अपने कैपेबिलिटी के ऊपर हमें विश्वास भी है, हम फ्लेक्सिबल भी हैं, हम दुश्मन और दोस्त दोनों के साथ इक्वली हम काम कर रहे हैं। कि जो मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में पर्सनल केमिस्ट्री है वो काम आएगी, और भारत और US के रिश्ते और तगड़े और मजबूत होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उनका यह कहना है कि हम लोग डे 1 से जानते हैं कि ट्रंप जो है ये कभी करेगा नहीं। देखिए दोस्तों, इसके पीछे ना 2-3 कारण हैं। मैं आपको पहले कारण समझाता हूं, फिर मैं मेन मुद्दे पे आऊंगा कि जो NRIs हैं, खासतौर से जो वहां पे हिंदुस्तानी हैं NRIs, उनके बारे में कि उनका रिएक्शन आज की तारीख में बिल्कुल चुप है। काफी लोग हैं भारत में जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन लोगों को सोशल मीडिया पे कि भाई तुम हो कहां पे, तुम बोल क्यों नहीं रहे, तुम चुप क्यों हो। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों 2-3 चीजें। सबसे पहली चीज की एक एस्टिमेट था कि ट्रंप विल बी गुड फॉर इंडिया। शायद ये लोग भूल गए थे, हम सब लोग भूल गए थे, हम सबके एस्टिमेट्स गलत हो गए इस मामले में, एंड इट्स ओके, हो जाता है। हमें यह लगा था कि ट्रंप वो करेगा जो कि अमेरिका के लिए बेहतर है, क्योंकि हमने ज्यादातर तो ऐसे लीडर देखे भारत में
या फिर इवन इन अमेरिका, वो अच्छा करें बुरा करें, लेकिन उनके मन में ये तो था कि हम अमेरिका के लिए अच्छा कर रहे हैं। वो अच्छा करते करते अगर गड़बड़ हो गई वो अलग बात है। ये भारत के लिए कुछ सीखने की जरूरत है। दोस्तों, यूक्रेन ने 500 किलोमीटर अंतर जाकर रशिया के पूरा का पूरा जो रेलवे लाइन थी, रेलवे हब था रशिया का, उसको तबाह कर दिया। अब इसमें लेसन क्या है कि एक छोटा सा कंट्री बड़े कंट्री के अंदर अगर स्ट्रेटेजिकली लड़ाई करे और थोड़ी सी टेक्नोलॉजी हो, वो बड़े से बड़े दुश्मन को वो हरा सकता है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया। हम चाइना के सामने हमारी कंट्री का साइज बहुत छोटा है, लेकिन हमने दिखा दिया कि हम इनके हथियारों को जीरो कर सकते हैं। देखो, ताश के पत्तों की तरह हमने उठाकर फेंक दिया। वही काम रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन भी करता जा रहा है, यानी कि राइट स्ट्रेटजी। दुश्मन जितना मर्जी स्ट्रांग हो, फर्क नहीं पड़ता, आपकी प्लानिंग और आपकी जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है उसके डिसीजंस बड़े सटीक होने चाहिए। और यहीं पर भारत बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसलिए मैंने ये न्यूज आपके सामने रखी है कि हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सही है। हम हर एक चीज आत्मनिर्भर भारत के अंदर अपने यहाँ पे बनाते जा रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। सो अगर कोई लोग जो बुद्धिजीवी यहाँ पर आके बोलते हैं कि मोदी ने कुछ नहीं किया, तो भैया ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने किया है उससे रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन उस स्ट्रेटेजीज को अपनाना शुरू कर दिया। ये है हमारा दबदबा। बेशक हमारे दोस्त के अगेंस्ट कर रहे हैं, वो अलग बात है, बट स्ट्रेटजी हमारी अब दुनिया फॉलो कर रही है। अब आते हैं ताइवान के ऊपर। इसके बाद 3 मुद्दे और हैं जो बताऊंगा मैं। सारे स्टार्टलिंग है और सारे इंटररिलेटेड भी हैं। चाइना ने क्या मैसेज जा रहा है वेस्ट के लिए, या फिर जो मुख्तलिफ किस्म की सैंक्शंस, या फिर उन्होंने अभी टैरिफ लगाया हुआ है। चले सैंक्शंस तो ईरान पे है, रशिया पे है, चाइना पे भी किसी हद तक है, लेकिन जो अभी टैरिफ वाली गेम चल रही है, क्या मैसेज गया है फ्रॉम बीजिंग, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम क्रेमलिन टू वॉशिंगटन? देखिए फकर भाई, रीअलाइनमेंट तो बिल्कुल हो रही है, इसमें कोई शक भी नहीं है, और होना भी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि ये जो वेस्टर्न हेजेमोनिक एस्पेक्ट है वो तो डिसमेंटल होना चाहिए। क्योंकि जब तक इक्वलिटी नहीं आएगी, सबके इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रखा जाएगा, या एटलीस्ट चलिए आप सबके इंटरेस्ट को नहीं देख सकते, तो कम से कम रूल बेस्ड में रहे, तो रूल का ही रेस्पेक्ट करें। अगर आपने WTO को बनाया एक समय और WTO के ऊपर आपने पूरा जोर दिया, ITO नहीं काम किया, फिर WTO बन गया, आज आप उस WTO को अकेले डिसमेंटल कर देंगे, अकेले। अब WTO में टैरिफ के मैटर नहीं जाएंगे। अगर आपको कोई इंडिया से शिकायत है या किसी भी कंट्री से शिकायत है, तो WTO का तो पर्पज ही यही है ना भाई, कि वहां जाकर के मैटर को ले जाए और जुडिशियसली उसको सॉल्व करवाए। आपने एक समय था कि ये भाई WTO बनाओ, IMF बनाओ, वर्ल्ड बैंक बनाओ, UN चार्टर बनाओ, अब आप सिंगल हैंडेडली उसको अनडू कर देते हो। उसके बाद आपको जब अटैक करना होगा ये मिडिल ईस्ट में, तो भी आपको किसी की जरूरत नहीं है जी, UN चार्टर के सैंक्शन हो ना हो, आप जी अटैक कर दोगे। लीबिया को आपने मतलब रिजीम चेंज कर दिया। आखिर पुतिन साहब ने क्या कहा? पुतिन